कांता, अब भी यहीं रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? लगता है बेटे के प्यार में पागल हो गई हो। अरे इनसे अब कोई उम्मीद मत लगाना। अब शादी हो चुकी है तुम्हारे बेटे की। अब उसके लिए सिर्फ उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही सब कुछ है। माँ बाप तो अब बोझ बन गए हैं। अपने गांव में रहते तो इन लोगों की नहीं सुननी पड़ती। रही बात खर्चे की, तो इतनी तो मेरी पेंशन आती है कि तुम्हारा और मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। दयानंद जी अपनी पत्नी कांता जी को समझा रहे थे। कांता जी बोली, आप भी कुछ सोच समझ कर नहीं बोलते। अभी तो पोता 2 महीने का भी नहीं हुआ है। बहू को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम लोग? आप तो छोटी सी बात को लेकर बैठ जाते हो। जाने दीजिए ना, बहू की बात को अभी भी दिल से लगाए बैठे हो आप। जब बेटा ही इस बात को नहीं समझता, लेकिन हम तो माँ बाप है ना। बेटा बहू को हम छोड़ भी जाए, पर इस 2 महीने के पोते को तो नजर भर देखिए। अरे बेटा और बहू तो नासमझ है, पर हम दोनों तो समझदार है ना। अपने पोते को गोद में बिठा कर खिलाती हुई कांता जी बोली, मैं बता रहा हूँ तुमसे, अगर अब की बार इन लोगों ने हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोला, उसी दिन तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना और मेरी साथ गांव चलना। एक तो यहाँ अनजान शहर में कोई जान पहचान का नहीं, बस यहाँ जेल में बंद पड़े रहो। दयानंद जी गुस्से में बोले, अच्छा बाबा जरा धीरे से बोलो। अगर बहू ने सुन लिया तो रवि को आते ही सिखा देगी, फिर वह हम पर भड़केगा। कांता जी दयानंद जी को चुप कराते हुए बोली, पता नहीं तुम इन दोनों लोगों से इतना क्यों डरती हो। अभी उन्होंने हमारा करा ही क्या है। गुस्से में लाल दयानंद जी कमरे से निकल गए। कांता जी सब्जी काट रही थी, लेकिन सारा ध्यान दयानंद जी के गुस्से पर ही टिका हुआ था। अपना पेट काट कर बेटे को पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी लग गई। कितने सपने मैंने संजोए थे कि अपनी पसंद की बहू ढूंढ कर लाऊंगी, पर बेटा तो अपनी पसंद की लड़की माही से शादी करने के लिए जिद किए बैठा था। उसके पिताजी तो इस शादी के खिलाफ थे, पर कांता जी के बहुत कहने पर रजामंदी दे दी थी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें समय लगा, वह भी बस इसलिए कि कांता अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती थी। रवि अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ शहर चला गया, वहीं अपनी गृहस्थी बसा ली। बेटा बहू कभी कभार आते, कुछ दिन रहते और चले जाते। माही जब भी आती खेती बाड़ी का सारा हिसाब किताब पूछती रहती। समय बढ़ता गया, अब जैसे ही माही कहती रवि वैसा ही करता। कुछ महीनों के बाद माही ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म से पहले उसके सास ससुर ने माही को गांव में रहने की सलाह दी थी, लेकिन माही ने साफ इनकार कर दिया। अब बच्चे के जन्म की तारीख नज़दीक आ गई थी, जिसका खर्चा बहुत आता। रवि खर्चा तो कर सकता था, लेकिन माही ने कहा, अपने माँ बाबूजी को यहाँ बुला लो तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। पत्नी की बात मान रवि ने कांता जी और दयानंद जी को बुलवा लिया। कांता जी अपने पोते के साथ बहू का भी ध्यान रखती और घर का काम भी। बच्चा होने के बाद माही इधर उधर के खर्चे बताकर अपने सास ससुर से बहुत पैसे ले चुकी थी। एक दिन कांता जी रसोई में खाना पका रही थी। बेटा बहू आपस में बातें कर रहे थे। दयानंद जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। कांता जी रसोई से बाहर आई तो उनके कानों में कुछ सुनाई पड़ा। माही रवि से कह रही थी, रवि तुम्हारे माँ बाबूजी भी अब यहीं आ गए। घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तुम ऐसा करो, माँ बाबूजी से कहो जो दिल्ली वाला फ्लैट है उसका किराया हम लोगों को दे दिया करे, और जो रिटायरमेंट पर बाबूजी को पैसा मिला था वह भी। अब वो लोग हमारे पास रहते हैं तो उन्हें इतने पैसे की क्या ज़रूरत है। जो भी उनका खाना पीना और उनकी दवा गोली के खर्चे हैं हम सभी तो करते हैं। जैसे ही कांता जी ने बहू के मैले विचार सुने, वो एकदम से हक्की बक्की रह गई। लेकिन बेटे की बात सुनकर दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। यह क्या बोल रही हो माही? मैं माँ बाबूजी से उनके खाने पीने का खर्चा मांगूंगा क्या? वह अपनी मर्जी से चाहे हमें कुछ भी दे, पर मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा।
कहकर वह अपने ऑफिस चला गया था। बहू की बात सुनकर कांता जी दंग रह गई थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि दयानंद जी अपने कमरे के बाहर खड़े थे और सारी बातें सुन चुके थे। इस बात को लेकर वह अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुए। उस दिन तो कांता जी ने दयानंद जी को शांत कर दिया था। एक दिन शाम को सब बैठकर खाना खा रहे थे। माही ने अपने ससुर से कहा, अब कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ रहते हुए? आप तो जानते ही हैं, अब हम 2 से 3 हो गए हैं और हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं। आप दोनों का भी खर्चा बढ़ गया है। आप हमें अपनी पेंशन दे दिया करें तो हमें भी सहूलियत होगी। उनका बेटा चुपचाप बैठा सुन रहा था, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। वाह बेटा वाह, अब हम तुम्हारे पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देंगे। हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। अरे यह तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मानती, पर तू तो हमारा खून है जो अपनी पत्नी की बात सुनकर चुप बैठा हुआ है। दयानंद जी आवेश में आकर बोले, बाबूजी कौन सा गलत बोल रही है माही? हमारे खुद के खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपनी महीने की पेंशन हमें लाकर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कांता जी बोली, हमारे खाने पीने के पैसे मांगकर तूने तो मेरी ममता को भी छलनी कर दिया। तेरे बाबूजी ठीक कह रहे थे, हमें तो उसी दिन इस घर से चले जाना चाहिए था जब माही ने पहली बार तुमसे यह बात कही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, बेटे के मुंह में आज आपको यूँ बातें सुननी पड़ी। चलो जी, अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अगले दिन सुबह दोनों बूढ़े माँ बाप अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे। तभी रवि उनके पैरों में आकर गिर गया और वो उनसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ बाबूजी, मैंने माही की बातों में आकर आप लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी बदौलत है। पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसे बोल गया। बेटा, तू जैसा वीर है रहेगा हमारा बेटा ही, लेकिन तेरे इस बाप को आज यह समझ आ गया कि पैसों के आगे रिश्ते नहीं टिकते। और रही हमारे खर्चे की बात, तो जो इन 2 महीनों में तुमने हमारा खर्चा किया है उसका सूद समेत मैं तुम्हें वापस करता हूँ। लो, यह मेरी 2 महीने की पेंशन, अब हिसाब बराबर हो गया। अब तुम जब हमारे घर आओगे तो अपना और अपनी पत्नी के खाने पीने के पैसे देना। जो थप्पड़ तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, यह थप्पड़ किसी और को ना मिले, कहकर दोनों घर से निकल गए। रवि गुस्से से माही की तरफ देख रहा था। अपने बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने माही से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से जो भी आएगा उनसे लेना खाने का पैसा, तब समझूंगा बहुत सोचती हो। माही मन ही मन अफसोस कर रही थी। एक तो पति नाराज हो गए और ऊपर से दोहरी काम की जिम्मेदारी अब मुझे अकेले ही उठानी पड़ेगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।